सूखे पेड़, जंग लगे दरवाजे, टूटते हुए पत्थर, एक अकेला शोक मनाने वाला। कब्रिस्तानों के बारे में सोचते ही यही चीजें दिमाग में आती हैं। लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब कई कब्रिस्तान बड़े जानदार होते थे। खिले खिले से बागीचे, लोगों की भीड़, कब्रों के बीच चहलकदमी हुआ करती थी। तो हमारे कब्रिस्तान ऐसे कैसे हो गए जैसे आज हैं? कुछ कब्रिस्तान तो सदियों पुराने हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा वादी अल सलाम, जहां 50 लाख से ज्यादा लोग दफन हैं। लेकिन ज्यादातर जगहें जिन्हें हम कब्रिस्तान समझते हैं उनसे बहुत नई हैं। असल में ज्यादातर मानव इतिहास में हम मरे हुए लोगों को दफनाते नहीं थे। हमारे पूर्वजों के पास मरे हुए अपनों को विदा करने के लिए और भी कई तरीके थे। कुछ गुफाओं में छोड़े जाते, कुछ पेड़ों पर या पहाड़ की चोटियों पर, कुछ को झील में डुबा दिया जाता, समुद्र में बहा दिया जाता, अनुष्ठान करके खा लिया जाता या जला दिया जाता। ये सारी प्रथाएं आज शायद अजीब लगती हों, लेकिन ये मृतकों को सम्मान देने के तरीके थे। इससे हटकर लगभग 1,20,000 साल पहले सिर्फ मुजरिमों को ही दफनाया जाता था ताकि उन्हें पूरे रीति रिवाज से सम्मान न मिल सके। लेकिन पहली बार दफनाने से पता चला होगा कि इसमें कई फायदे हैं। लाशें जानवरों और मौसम से बची रहती और उनके प्रियजनों को उन्हें सड़ते हुए देखना नहीं पड़ता। इन्हीं फायदों के चलते पूर्वजों ने मृतक को सम्मान देने के लिए कब्रों का चलन शुरू किया होगा और दफनाना आम हो गया। कभी कभी इन कब्रों में प्रैक्टिकल और अनुष्ठान संबंधी चीजें रखी जाती। लोगों का मानना था कि मौत के बाद भी इन चीजों की जरूरत पड़ती होगी। सामूहिक कब्रें सबसे पहले उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में नजर आई, लगभग 10 से 15,000 साल पहले। लगभग उसी वक्त जब इन जगहों पर पहली स्थायी बस्तियां बनी, ये कब्रिस्तान मृतकों को याद करने वाली जगहें बन गए। खाना बदोश सिथियंस ने मैदानों को कब्रों से भर डाला, जिन्हें कुर्गन्स कहा जाता है। इट्रस्केंस ने बड़े बड़े कब्रिस्तान बनाए, जिनमें लाइन से ग्रिड पैटर्न में कब्रें बनी थीं। रोम में जमीन के भीतर कैटाकॉम्ब में राख के कलश और सही सलामत अस्थियां दोनों रखे जाते थे। अंग्रेजी में सिमेट्री शब्द या शयन कोठरी सबसे पहले प्राचीन यूनानियों ने इस्तेमाल किया, जिन्होंने अपने शहरों के किनारे कब्रिस्तानों में कब्रें बनवाई। मध्यकालीन यूरोपियन शहरों में ईसाइयों के चर्च यार्ड में दफनाने के लिए खुली जगह दी जाती थी, लेकिन उनमें बाजार, मेले और दूसरे समारोह भी होते। किसान वहां मवेशी चराते। वो मानते कि कब्रिस्तान की घास दूध को मीठा बनाती है। औद्योगिक क्रांति के दौरान जब शहरों का विकास हुआ, तब बड़े कब्रिस्तानों की जगह छोटे छोटे शहरी चर्च यार्ड्स बनने लगे। पेरिस में 110 एकड़ के पेर लाशेज या मैसाचुसेट्स में कैम्ब्रिज 72 एकड़ की माउंट ऑर्बन जैसी सेमेट्रीज में हरे भरे बागीचे थे, जिनमें तराशे हुए पत्थर और सजीली कब्रें थीं। बड़े घर की कब्रों पर मृतक के नाम आदि का लिखना अब मध्यम और मजदूर वर्ग के लिए भी होने लगा। लोग अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान जाते, साथ ही एनिवर्सरीज पर, छुट्टियों में या ऐसे ही दोपहर में घूमने भी। 19वीं शताब्दी के आखिर में जब और ज्यादा पब्लिक पार्क और बोटैनिकल गार्डन दिखाई दिए, तो कब्रिस्तानों में लोग आने कम हो गए। आज कई पुराने कब्रिस्तान सुनसान पड़े हैं। उनमें से कुछ लोगों को टूर्स, कॉन्सर्ट्स और दूसरे आकर्षणों से लुभा रहे हैं। जहां पुरानी कब्रिस्तानों को नया रूप दिया जा रहा है, वहीं दफनाने के विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग जैसे शहरों में दफनाने की जगह खत्म हो रही है। ऐसी जगहों पर भी जहां जगह इतनी कम नहीं है, कब्रिस्तान परमानेंटली उस जमीन पर हैं जहां खेती या विकास नहीं हो सकता। कब्र में दफनाने के लिए धातु, पत्थर और कंक्रीट लगते हैं। जहरीले केमिकल्स पानी और मिट्टी को भी प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता की वजह से लोग दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं। कई लोग जलाने वगैरह जैसी प्रथाएं अपना रहे हैं। इन परंपरागत प्रथाओं के साथ लोग अब उनके अवशेषों को स्पेस में भेज सकते हैं, पेड़ों को फर्टिलाइज कर सकते हैं या ज्वेलरी, पटाखे और टैटू भी बना सकते हैं। भविष्य में ऐसे तरीके शायद कब्रों की जगह ले लें। कब्रिस्तान भले ही दिवंगत लोगों के लिए हमारे सबसे जाने माने स्मारक हों, लेकिन वो मृतकों का सम्मान करने के तरीकों में होते आ रहे विकास में सिर्फ एक कदम है। शानदार इतिहास, आउटर स्पेस एडवेंचर, दिमाग घुमा देने वाली फिलॉसॉफी, अपने शरीर
और कई चीजों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे देखते रहें।